क्या केजरीवाल के लिए कोई खतरे की घंटी है? बहरहाल सुपर एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिल्ली के चुनावों में, दिल्ली के नतीजों में, संभावित नतीजों में इस वक्त नजर आ रही है, जो कि एग्जिट पोल के नंबर्स है। लेकिन तस्वीर साफ होगी 8 तारीख को जब आएंगे नतीजे। वहीं बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान है, बीजेपी के लिए खुशखबरी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के गेम से आउट हो गए हैं? ये सवाल तो बनता ही है। जल्दी से आइए चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत कुमार प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रामकृपाल सर स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और राकेश शुक्ला जी भी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत यासिर जिलानी आप ही के साथ करती हूँ, क्योंकि जो एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल है, उसमें तो एवरेज सर बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन जाहिर है कि आप भी इंतजार करना चाहेंगे नतीजों का, जो क्लियर पिक्चर पूरी तरीके से दिखाएगा। बीजेपी इस बात को क्लेम लगातार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आया कि 8 तारीख को आम आदमी पार्टी फ्री हो जाएगी। अब क्या लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो आम आदमी पार्टी को मजबूती भी दे रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसका सम्मान करता हूं। और एक बात आपको मैं जमीन की हकीकत बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा रहते हुए जो काम किया है 70 विधानसभा में, और जो फीडबैक आज 6 बजे तक आया है तमाम विधानसभा से, उसमें हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। 26 साल के बाद हमारी दिल्ली में वापसी आ रही है। उसके जो मुख्य कारण रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का वो शीश महल का भ्रष्टाचार, यमुना मैया को पिछले 11 साल में बिल्कुल नजरअंदाज करना और उसके नाम पे छल करना, उसके नाम पे धोखा देना दिल्ली की जनता ने, खास करके पूर्वांचल के लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल, थोड़ा सा जिलानी साहब आपके कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करवाती हूँ। प्रशांत कुमार भी इस वक्त हमारे साथ, प्रशांत कुमार यादव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रशांत कुमार के पास आदित्य अब जाएगा या शिखा, लेकिन आदित्य एक सवाल उससे पहले ये कि फ्रीबीज को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट बड़ा अनटच्ड है जहां पर अन्य शून्य है सारे के सारे एग्जिट पोल में। असदुद्दीन ओवैसी बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग दिल्ली के चुनावों में करते हुए नजर आए थे, और जाहिर है कि उन्होंने ये चुनाव लड़ने की कोशिश भी की। लेकिन अगर ये 0 का नंबर है तो मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद, और जो असदुद्दीन ओवैसी का वोटर्स का आधार है, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, ये तो उनको पता ही था कि उनका खाता नहीं खुलेगा। वो तो एक सेंटिमेंट, परसेप्शन, प्लस वो ज़्यादातर जगहों पर ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगह सिर्फ अपनी प्रेजेंस और किसी ना किसी पार्टी की बी टीम के लिहाज से आप वोट तो कटवाते हैं ना, वोट कटवाते हैं। तो वोट काटने के लिए ही वो चुनाव, बसपा देखिए, बसपा ने हरियाणा से लेकर बहुत चुनाव लड़ती हैं, कहाँ तो खाता खुलता, खुद उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलता, लेकिन वो लड़ती हैं वोट काटने के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल तो इस चुनाव में, आप एनसीपी को ले लीजिए, ये सब इसलिए लड़ेंगे थोड़े वोट कैसे काट सकें, और बीजेपी के जो आंकड़े फिलहाल अभी दिखाए जा रहे हैं उस तक बीजेपी को कैसे पहुंचाया जाए। प्रशांत जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। प्रशांत जी, जरा आप सोचिए, एक पार्टी आती है 2013 में, मुद्दा होता है करप्शन, और 2025 में आते आते 2024 के अंत तक आते आते वो पार्टी के ऊपर एलिगेशन करप्शन के लग जाते हैं। इसके साथ ही जो आपके सहयोगी थे वो सब आपसे टूट जाते हैं। वो फिर चाहे अन्ना हजारे साहब पहले ही उन्होंने कहा कि राजनीति से उनका लेना देना नहीं, फिर कुमार विश्वास जी हो गए, योगेंद्र यादव जी हो गए, तमाम जितने भी जो वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे, जो वरिष्ठ लोग मौजूद थे, वो आपसे टूट गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे चांसेस आपको मिले। अरविंद केजरीवाल के जितने भी साक्षात्कार आप सुनेंगे अभी इस चुनाव से पहले, उन्होंने सब में कहा कि हमें थोड़ा और समय दीजिए। आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका आधार, जिसका बेस आपने क्रिएट किया करप्शन को लेकर के, पूरी दुनिया के सामने आपने विश्व के पटल पर रखा, और फिर जब चुनाव में आप उतरते हैं और आखिर में आते आते करप्शन का ही चार्ज आपके ऊपर लगता है, या आपको लगता है कि आपने जनता के साथ सही किया है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले, मेरा भी एक सवाल, जो ये ऐसा सवाल जो दिल्ली के चुनाव में, जब से दिल्ली चुनाव हुआ है, इसका जवाब जनता को पता है। और इसका जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा जवाब। तो जनता का बहुत ही स्पष्ट माइंडसेट रहा दिल्ली के इस चुनाव में जो आज संपन्न हुआ है। एक तरफ वो पार्टी
जो इलेक्शन कमीशन को जेब में रख के, दिल्ली पुलिस जिसके सामने नतमस्तक है, गुंडों की फौज लेकर के दिल्ली की राजधानी की प्रशांत जी सड़कों पे बस एक बात सर, प्रशांत जी बस एक बात, मैं जरा कंफ्यूज हो गई। प्रशांत जी चुनाव खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी, ये कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कैसे कंफ्यूज हो गई। आपने पहला पोस्टर दिखाया जिसमें कोई चेहरा नहीं था और उसमें लिखा था गुंडा कौन। दूसरा सर आपने पोस्टर दिखाया, उस पर चेहरा लगा था अरविंद केजरीवाल का और आपने कहा जवाब ये है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई सर, और एक सेकंड को जो व्यूअर है सर वो भी कंफ्यूज हो गया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो सीक्वेंस चला सर उसका उससे कंफ्यूजन हो गया। तो मेरी जिम्मेदारी बनी सर, मेरी जिम्मेदारी बनी कि मैं आपको बता दूं सर गुंडा कौन, कोई चेहरा नहीं। अगला पोस्ट, हाँ आप ही पूरा करें सर, आप ही पूरा करें, आप ही को लिए समय दिया है सर, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना जो एक बार को देख के कंफ्यूजन लगा। अब आप कंटिन्यू करेगा। तो मैंने कहा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूछने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को एक साइड कर देने वाली पार्टी कौन है, मैं कह सकता हूं ये बात, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मुझे नहीं लेना देना कि वो क्या करते हैं क्या नहीं दोनों करते। बीजेपी में तो है अभी, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, अन्ना हजारे तो खैर आए नहीं पार्टी में। कितने नाम है जो आपकी पार्टी को छोड़कर या तो निकाले गए? मंच से पूरे चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि हमने ये काम किया है और इसके दम पे वोट मांग रहे हैं। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं रैलियां की, अरबों खरबों रुपए लोगों के बर्बाद करके, वो सब तो खत्म हो गया, चुनाव तो बीत गया प्रशांत भाई। अब यासिर जी अपनी आवाज बचाएंगे बिहार चुनाव के लिए, आप लोग भी तैयारी करेंगे। प्रतिक्रिया क्या है जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, इस पर पार्टी का स्टैंड क्या है आप? कंटिन्यू करूं प्रशांत भाई, आयुष 10 सेकंड के लिए सुन लेते हैं एक बार। जिलानी साहब रुकिएगा जरा, एक बार प्रशांत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्लैरिटी मिलेगी क्या कहना चाहते हैं। प्रशांत जी बोल। की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इसीलिए दिक्कत होती है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी भाजपा को, क्योंकि वो क्या करते हैं, अमीर मित्रों के 400-500 अरबपतियों के 10-5 साल मांग कर लेते हैं। उनको दर्द होता है जब अरविंद केजरीवाल जी आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल पर बोलिए ना प्रशांत भाई, एग्जिट पोल पर बोलिए। ठीक है, चुनाव हो गया, अब तो चुनाव हो गया, एग्जिट पोल पर बोलिए ना। लोग, उनके परिवार के लोग आकर के स्कूल को देखते हैं, हो गया, तकरीर हो गई, अब एग्जिट पोल पर आइए ना सरकारी स्कूलों में ताला लगाते हैं मोदी प्रशांत भाई। क्योंकि प्रशांत भाई, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है एग्जिट पोल पर आइए ना। ये तो चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल पर आइए ना। अच्छा प्रशांत जी यहाँ से काउंटर क्वेश्चन आ रहा है सर, ले लीजिए। आयुष, मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत भाई, चुनाव खत्म हो गया, भाषण, वादे, दावे सब हो गया, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा उस पर प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। सर एग्जिट पोल में तो हम कभी नहीं आते। हमें 2020 में मुझे याद है, आम आदमी पार्टी में शायद आप भी रहे होंगे, तब मैं भी तब एंकर ही था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने खुले दिल से वो आंकड़ा स्वीकार किया था, मुझे याद है। आप भी रहे होंगे शायद, मैं आम आदमी पार्टी में, मैं ये फर्ज कर रहा हूँ। याद है आपको 2020 का पिछला इलेक्शन किसी ने खारिज नहीं किया था? आप कोई डिबेट उठा के बताइए कि खारिज कर दिया हो किसी ने। स्वीकारना न स्वीकारना अलग बात है, बदलाव हो भी सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़ा तो रखिए। ये तो जनता ने तय कर दिया है, उसने स्पष्ट मैसेज है जनता का कि उन्होंने, मैं भाजपा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से गुंडागर्दी का नंगा नाच किया सड़कों पर, पत्रकारों को तक नहीं बख्शा गया। आप क्या बात कर रहे हैं? पत्रकारों को पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। और आपको तो पत्रकार होने के नाते ये बात रखनी चाहिए, जहां आम आदमी पार्टी सबके लिए बात करती है। सर बहुत शुक्रिया आपका, मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए, आपने पत्रकारों की आवाज उठाई। मेरा सवाल है, एक बात, प्रशांत जी एक सेकंड सर, जरा थोड़ा रामकृपाल से इसको एक इलैबोरेटेड वर्जन में जरा देखते हैं। और अब सुन के एक ऐसा, जिलानी साहब एक सेकंड बस दीजिएगा, ऐसा लगता है कि सर एक टेप, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा लगता है कि एक टेप रिकॉर्डर है, कंटिन्यूअस रिपीट मोड में आप एक ही बात, सारी की सारी एजेंसीज बिकी हुई हैं, सारा का सारा प्रशासन बिका हुआ है, दिल्ली पुलिस बिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, सीबीआई, ईडी सब कुछ बिका हुआ है, लेकिन सिर्फ एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी है जो कि सही तरीके से सर चल रही। यही इलेक्शन कमीशन 2020 में नहीं बिका था, यही इलेक्शन कमीशन 2015 में भी ठीक था, लेकिन 25 में ठीक नहीं है। पंजाब में भी ठीक है, पंजाब में भी ठीक है। देखिए आपने एडीआर की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, एडीआर की रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने पिछले लोकसभा रामकृपाल मेरा नाम है, इन्होंने अच्छा रामकृपाल सर है सर स्टूडियो में, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले रही थी सर, आती हूँ प्रशांत जी आती हूँ। प्रशांत जी,
देखिए 8 तारीख को संभावना और आशंका, इन दोनों स्थितियों का आपदा प्रबंधन करने की तैयारी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। जैसे कहते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उसको हम लोग हिंदी में आपदा प्रबंधन, कि जो 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, उसकी तैयारी अभी से शुरू की जा रही है। क्योंकि अचानक उस दिन अगर ईवीएम खराब है, गुंडई और ये सब नहीं कहेंगे तो ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि आप पार्टी के प्रवक्ता कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो 8 तारीख को आएगा। अगर आत्मविश्वास है तो आप सत्ता में आएंगे। वो सारी चीज़ें, मेरा कहना है कि किसी भी आरोप को क्वांटिफाई करना चाहिए, और उसके लिए हमारे यहाँ संविधान में, कानून में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लड़ लीजिएगा। आज तो जो बात हो रही है, जो अभी तक के नतीजे आए हैं, संभावित नतीजे मतलब जो फोरकास्ट है एक तरह से, उसमें 2 ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको जीतता हुआ भी दिखा रही हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि बिल्कुल सही बात है, हारने से पहले हारना नहीं चाहिए। ये आनंद फिल्म का एक डायलॉग था ना कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। तो अच्छी बात है, कोई भी हार नहीं मानेगा और सब ज़मीनी सच्चाई की बात करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो चीज़ें आई हैं, जो सच है, उनको तो कुछ न कुछ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी 11 साल की पार्टी आपकी है, अभी कह रहे थे आपके कौशिक जी। मेरा ये कहना है कि 11 साल पहले आप दिल्ली में सरकार बनाने के लिए रामलीला मैदान में नहीं बैठे थे। बिल्कुल, आप बैठे थे इस देश में वैकल्पिक राजनीति लाने के लिए। आप बैठे थे क्या लोकपाल के लिए, लोकपाल जिसका आज तक अता पता नहीं सर। वही मेरा कहना है। लोकपाल जिसका आज तक अता पता नहीं। इस पूरे इलेक्शन में ये दोनों शब्द कहीं सुनाई नहीं पड़े। क्या कह रहे हैं प्रशांत जी? हम वैकल्पिक राजनीति की परिभाषा आप ही बता दीजिए क्या है, शायद मेरी सर, आपने तो राजनीति बताई कि उसी पर खरा हमने उतरना तो था, कहा हमको नहीं बता था, दें। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। वैकल्पिक शब्द, वैकल्पिक मैं तो बता रहा हूं राजनीति, मैं एक लाइन पूरे कैंपेन में आप पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल की का उच्चारण भी किया हो तो मुझे बता दीजिए, जिसको लेकर के जवाब ले लेते हैं सर। प्रशांत जी जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य चुनाव आयोग को चुनने। प्रशांत जी इससे पता है क्या होता है सर? सुनिए ना, सीधा सवाल था, सीधा जवाब दीजिए ना। आम आदमी पार्टी की इतना ऑब्सेशन सर, इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं, इतना ऑब्सेशन प्रशांत जी ठीक नहीं है। प्रशांत जी इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है सर। आपकी सरकार है, आप फिर से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। सीधे सवाल का अगर सीधा जवाब नहीं है तो रहने देते हैं प्रशांत जी, कोई बात नहीं। समय की बड़ी कीमत है सर, डिबेट के दौरान, चर्चा के दौरान समय की बड़ी कीमत है। राकेश शुक्ला जी जरा कुछ नंबर्स के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स मेरे पास है, जरा मैं उनके पास आना चाहूंगी। जरा प्रशांत जी होल्ड फॉर अ सेकंड। प्रशांत जी रुकिएगा जरा। जिलानी साहब आपके पास भी आती हूँ, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स हैं राकेश शुक्ला जी, क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है और मुस्लिम वोटर्स की क्योंकि हमेशा बात होती है, कुछ जरा मेरे पास नंबर्स आए हैं। वो सीटें जहां पर बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे बाबरपुर में 40%, मतदान 2020 में वहां हुआ था 59.5, इस बार हुआ है 54.51। रिठाला में 20% मुस्लिम वोटर हैं, 59.6 हुआ 20 में, अभी 55.59 कम हुआ। यही शाहदरा जहां 15% है, सीमापुरी 24%, गोकुलपुर 20%, किरारी 15%, यहाँ सब जगह मुस्लिम वोटर्स हैं इतने, और पूरे में 2020 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। इसको कैसे समझे, कैसे देखें? करीब 12 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावी माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, प्रभावी माने जाते हैं। इसलिए प्रभावी माने जाते हैं कि वो एक मुश्त वोट देते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में वोट बटा है। उसका एक छोटा सा आप उदाहरण देखिए कि अभी हाल ही में दोपहर में एक बाइट आई थी जिसमें मतदाता से पूछा गया तो उसने कहा कि हम लगातार 15 और 20 में आम आदमी पार्टी को वोट करते रहे, इस बार हमने कांग्रेस को वोट किया। ये खुल के बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अभी हम लोग ओवैसी जी की बात कर रहे थे, ओवैसी सही है, सीट नहीं जीतेंगे। ओवैसी बिहार में भी सीट नहीं जीते थे, लेकिन 25 सीटों का नुकसान किया था आरजेडी को, जिसकी मतलब गणेश जी के
दुख आज भी उनको सता रहा तेजस्वी को कि वो 25 सीटें यदि हम जीत जाते तो हम सत्ता में होते। तो दिल्ली में हम ये नहीं कह रहे, ओवैसी 2 से 3 सीटों में 10,000 से नीचे वोट पाते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि ताहिर हुसैन जो पैरोल पे आए हुए हैं प्रचार करने, वो पहले काउंसलर रह चुके हैं, तो उनका अपना भी प्रभाव है। फिर ओवैसी इतने अछूत नहीं है मुस्लिम समाज के बीच में बिल्कुल सही। कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो मुस्लिम समाज, यदि हम कट्टरता की बात करें तो कट्टर मुस्लिम तो ओवैसी के साथ जाएगा, ना कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ। कुछ ऐसी सीटें हैं पूर्णिमा जी जहां कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा प्रभावी है, चाहे वो ओखला ले लीजिए, चाहे वो जंगपुरा ले लीजिए। तो ये जो आपके पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये जता रहे हैं कि या तो मुसलमान वोट करने नहीं गया क्योंकि उसको अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है, और या यदि वो वोट करने गया है तो अरविंद केजरीवाल जी के इतर भी चश्मा लगा के वो देख रहा है। और उन 2 चेहरों में से है एक ओवैसी और एक कांग्रेस का वो कैंडिडेट जो बहुत मतलब कहना चाहिए मुस्लिम एक ऐसा परिवार है जो अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, वो ताजदार जी हों, चाहे अरीबा के पिताजी हों, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन हारून सर, यूसुफ हो। इसका तो ये भी मतलब है कांग्रेस जैसा आपने कहा कि प्रेजेंट है और इसलिए प्रभावी है क्योंकि क्रिस्टलाइज होकर वोट करते हैं, और बीजेपी मुस्लिम समुदाय की बात कर रही हूँ, तो मुस्लिम समुदाय अक्सर वहां वोट करती है जहां बीजेपी को वो हरा पाती है, उस पार्टी को करती है कि जो बीजेपी को हराती है। इसका ये मतलब है कि यहां पर ये जानते हुए भी कि बीजेपी जीत रही है फिर भी कांग्रेस को वोट किया। राजनीति में जो मतदाता होता है और इसका कई एक बार और मतलब हुआ मेरी कि बात सुनिए। हनुमान चालीसा जो पढ़ी उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं रास नहीं आई। कोई 18,000 रुपए जो दिए पुजारियों को वो भी रास नहीं आए। आदित्य जी, जिन कैंडिडेट जो कांग्रेस के कैंडिडेटों को मैंने नाम लिया, उन परिवारों का क्षेत्र में प्रभाव है, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है। ताजदार बब्बर के नाम पे मुसलमानों ने पूरी मार्केट बनवा के रखी है। सर 20 में प्रभाव क्यों नहीं था? कांग्रेस का वोट परसेंट 5 तक क्यों? कारण ये था कि 15 और 20 में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ी वो नहीं। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए बलिदान दे दिया। और इस बार भी केंद्रीय नेता तो चुनाव नहीं लड़ रहा। राहुल गांधी बार बार रैली कैंसिल करते रहे। दिल्ली नई दिल्ली सीट पे उतरे नहीं, वो उतरे भी तो चेहरा बचाने के लिए कांग्रेस उतरे। की सीटें नहीं बढ़ रही है, वोट परसेंट बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं इस बार कांग्रेस के वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो परिवार लंबे समय से कांग्रेस में था और अब वो हाशिए में गया, तो वो अपने आप अपनी विरासत अपनी राजनीति को स्टैंड रखने के लिए चुनाव लड़ रहा है। सर लेकिन एक जरा मुझे बात बताइए, वोटिंग परसेंटेज जब गिरता है कहते हैं या फिर बढ़ता है जब, तो कहा जाता है कि जनता घर से निकल रही है और वोट कर रही है, यानी सरकार को चेंज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर 2020 से मेरे ख्याल थोड़ा सा कम है, आई थिंक वी आर सिमिलर टू दैट है, तो इसका मतलब क्या है, इस फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए, ये जो मिथ था पहले, बहुत पहले से टूट चुका है कि अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही तो बदलाव के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है तो किसी पॉपुलर गवर्नमेंट के फेवर में भी जग गया है, जो जैसे मतलब है। एक चीज जो आपने आदित्य जी ने जो कहा, देखिए 2 चीजें नहीं, आपने जो कहा उसके 2 राज्य तो बड़े उदाहरण है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां वोटा परसेंटेज बढ़ा और वहां जो सत्ता थी वो वापसी की। एक जो माइनॉरिटी वो डिपेंड करता है। माइनॉरिटी वोट की आप बात कर रही थी, उसमें देखिए 2 चीज है। जैसे एक होता है परसेप्शन, अगर कांग्रेस का कोई एक कैंडिडेट लग रहा है कि ये बीजेपी को हरा देगा, हालांकि रिजल्ट में वो हरा नहीं पाता, तो क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी इस बात पर एकमत नहीं हो पाती है कि यही हरा पाएगा। तो आधा वोट जो बटता है, मैं यूपी को उदाहरण दूं, बीएसपी एंड एसपी, कुछ मुस्लिम ये सोचते हैं कि बीएसपी इस बार जो है वो हराएगी बीजेपी को, वो बीएसपी की वोट दे देता है। और जिनको ये कन्विंस होते हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हराएगा, और कुछ उनके एहसानात भी होते हैं, तो वो करता है। तो मेरा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस जो थी, देखिए कर्नाटक इलेक्शन से मुसलमान ने इस देश को एक मैसेज दिया कि बाबरी के बाद जो हम कांग्रेस का साथ छोड़ करके क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चले गए हैं, अब हम तैयार हैं कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प हमें चाहिए, न कि क्षेत्रीय विकल्प, और वो कांग्रेस हो सकती है। इसलिए कर्नाटक में पूरी तरह जानते हुए भी माइनॉरिटी आई। लेकिन दिल्ली की दिक्कत यह है कि मुसलमान आया तो है, लेकिन 1-2 सीटों पर अगर उसको लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है,
जीत जा रहा है, भले वो हार जाए। जैसे तो जंगपुरा और कांग्रेस- ओखला। कांग्रेस का वोट जंगपुरा और ओखला में बढ़ेगा। जो आप कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊं। जैसे जंगपुरा हाँ, हाँ ओखला में इन दोनों जगहों पर लग रहा है कांग्रेस के मतदाताओं को कि हमारा कैंडिडेट जीत सकता है, कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है आम आदमी पार्टी की बनस्पत। तो ऐसे में वो दे रहे हैं वहां पे। सीलमपुर में जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो इस बार ठीक है। कांग्रेस से लड़ रहे ठीक हैं, है। और जो कांग्रेस से लड़े थे वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक है। इस पर मुझे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद प्रशांत जी इस पर श्योर कि आपका अपना एक एनालिसिस होगा, इस पर आपका टेक, और जिलानी साहब आपका भी, क्योंकि हम मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे तो जरा इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा समझना। इतना तो तय है कि बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, अब इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर आपके पास तो नहीं आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल तय है।